हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम के साथ, जो हमसे क्या कह रही है देखते हैं। इट सेज आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड P, Q, R and S in the diagram given alongside। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में पहली चीज तो ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ना आपको alongside यानी कि साइड में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कुछ पार्ट्स मेंशन्ड है P, Q, R and S। इनकी आपको करेक्ट लेबलिंग फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आई नो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड कि ये डायग्राम आखिरकार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंट कर रहा है द जंक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स, जैसे कि अगर आपको नहीं याद आ रहा हो, देखो अगर ये एक न्यूरॉन है, इसकी ये एक्सॉन है, ये ब्रांच करेगा राइट इनटू द एक्सॉन टर्मिनल्स राइट, एंड एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसकी मैंने पहले वाले की डेंड्राइट्स बना दी। तो यू सी यहां पर जो जंक्शन बन रहा है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन बन रहा है, कैन यू सी, उसको यहां पर जूम आउट करके दिखाया गया है। एक्चुअली वी आर लुकिंग एट अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। सो यहां पर अब ध्यान से देखो, ये आपको पहले वाला न्यूरॉन का एंडिंग वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है। अब यू कुड हैव इजीली गेस्ड ये एक एक्सॉन है और एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है जो कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में एंड कर रहा है, जैसे साइनेप्टिक नॉब बुलाते थे, याद आ गया। और एक्चुअली जो जंक्शन बन रहा है ना बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, इसको हम बुलाते थे द साइनैप्स। अब याद आ गया होगा क्लियरली। सो नाउ पे अटेंशन, यहां पर आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई जा रही हैं। ठीक है, एक पहले वाले न्यूरॉन की और एक दूसरे वाले न्यूरॉन की, यानी कि जंक्शन से पहले, जंक्शन को बुलाते हैं द साइनैप्स। तो साइनैप्स से पहले पढ़ने वाला जो न्यूरॉन है उसे हम क्या बुलाएंगे? द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। प्री मींस बिफोर राइट, तो साइनैप्स से पहले पढ़ने वाला यानी कि प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन होगा द फर्स्ट वन। एंड जो दूसरा न्यूरॉन है दैट इज फॉलोइंग आफ्टर द साइनैप्स, है ना, जंक्शन के बाद पढ़ रहा है, इसलिए इसको बुलाएंगे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो इनकी जो मेम्ब्रेन्स होंगी दे विल ऑल्सो बी नेम्ड अकॉर्डिंगली। पहले वाले न्यूरॉन की जो आपको मेम्ब्रेन मिलेगी उसे हम प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बुलाएंगे, और जो बाद वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पड़ेगी उसे हम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बुलाएंगे। तो चलो एक एक करके सारे पार्ट्स को यहाँ पर देखते जाते हैं। पहला पार्ट है भाई, इट इज लेबल्ड एज पी। अब पी को सही से पहचानो, पी किसका पार्ट है? नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का हिस्सा है राइट। एक्चुअली ये डेंड्राइट का हिस्सा है और इसकी मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको राइट। चलो, तो सिंस ये साइनैप्स यानी कि जंक्शन के बाद पढ़ने वाले मेम्ब्रेन है राइट, तो इसको हम बुलाएंगे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? P इज रिप्रेजेंटिंग द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो चलो यहाँ पर ऑप्शंस में ध्यान से देखो, ऑप्शंस में आपको कहां पर P को पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन से रिलेट किया जा रहा है। सो ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पर P को बोला जा रहा है द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है वाइल देखो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में P को प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शंस ही ऑल टुगेदर गलत हो जाते हैं, हेंस हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू क्या दिखा रहा है? देखो क्यू दिखा रहा है द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स। तो ये वाली मेम्ब्रेन और इस पिंक वाली मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, एंड द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, सो इट इज कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर क्यू यहाँ पर साइनैप्टिक क्लेफ्ट को बता ही रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो बचा था दैट इज ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्यू यहाँ पर साइनैप्स बोला जा रहा है। डू यू थिंक ये साइनैप्स है? साइनैप्स जंक्शन का नाम है बच्चों, जिसमें कि प्री और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड किया जाता है विद दी गैप, यानी कि साइनैप्टिक क्लेफ्ट के साथ। टुगेदर दीज कंपाउंड स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म दी कंपाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी साइनैप्स। बट हम यहाँ पर साइनैप्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इस स्पेस की बात की जा रही है, एंड द स्पेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट।
सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। ओके, बाद में जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, आर मेम्ब्रेन को बता रहा है ऑफ द न्यूरॉन जो कि बिफोर साइनैप्स पढ़ रही है, तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। सो आर रिप्रेजेंट्स प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। एंड बात करते हैं अपने एस की। तो देखो आपको पहले वाले न्यूरॉन के एंडिंग में यानी कि इस साइनैप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स के अंदर कुछ यहाँ पर केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट किया जा रहा है जो कि हेल्प करते हैं नर्व ट्रांसमिशन में, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में, और उन्हें हम बुलाते थे द न्यूरो ट्रांसमिटर्स। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा इन दिस केस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड से भी ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। सो द फाइनल आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 2 की ओर। द क्वेश्चन सेज मैच द items of column 1 with those of the column 2 and choose the correct answer। तो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आइटम्स दे रखे हैं, इनको करेक्टली मैच करो कॉलम 2 के साथ और फाइंड करो द राइट आंसर। चलो सो कॉलम 1 के पहले आइटम को देखते हैं, दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स। आई होप यू कैन रिकॉल बाइपोलर न्यूरॉन्स मतलब जिनकी दो पोल्स एग्जिस्ट करते हों, अराइजिंग फ्रॉम दी सेल बॉडी, मतलब सेल बॉडी से दो प्रोसेसेस अराइज कर रही होंगी, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पर अगर ये सपोज एक सेल बॉडी है तो उससे एक प्रोसेस निकल रही होगी इस तरीके से और एक दूसरी प्रोसेस निकल रही होगी इस तरीके से, जो कि फर्दर ऐसे ब्रांच करके रिप्रेजेंट करेगी दी एक्सॉन। तो यानी कि जहां पर जिस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है, यानी कि दो प्रोसेसेस अराइज करती हुई नजर आएंगी फ्रॉम द साइटोन और द सेल बॉडी, ऐसे न्यूरॉन्स को हम बाइपोलर बुलाते थे। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको कहां देखने को मिलते थे? यस, दे आर कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन द रेटाइना ऑफ द आई, राइट। तो दे आर सीन इन द रेटिना ऑफ द आई। सो ऑब्वियसली यहां पर ए वाला जो आइटम है इट इज गोइंग टू मैच विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दी और द सेकेंड आइटम ऑफ कॉलम 2। तो ए को सेकेंड से मैच करना है भाई। तो यहां पर देखो ए सेकेंड से कहां का मैच है? ऑप्शन ए में, बी में, डी में, मतलब ऑप्शन सी तो यहीं पर आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत आसानी से। इज इट ओके? चलो अब बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की। टॉक अबाउट दिस वन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब देखो कौन सा स्ट्रक्चर जो है यहां पर या फिर कॉलम 2 का कौन सा आइटम इससे बेस्ट मैच कर सकता है। तो देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपको कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स मिलते हैं जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है और वो रीजन्स पे ही इलेक्ट्रिकल जो नर्व इंपल्स है वो ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है या कंडक्ट हो सकती है उसके थ्रू। बिकॉज माइलिनेटेड न्यूरॉन बताता है कि एक्सॉन के अलाउंग आपको माइलिन शीथ मिलेगी विच इज अ फैटी इंसुलेटिंग सब्सटेंस, राइट। तो वो रीजन जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो वाले तो कंडक्ट नहीं करेंगे नर्व इंपल्स को, बट ऐसे न्यूरॉन्स में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं दो माइलिन शीथ के बीच में जहां पर कोई माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। तो वो रीजन्स जहां पर ट्रांसमिशन या कंडक्शन हो सकता है नर्व इंपल्स का वुड बी कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवियर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली बात। अगर नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इमेजिन करो ये मैंने एक्सॉन ड्रॉ किया है ऑफ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। सो यहां पर इमेजिन करो दिस इज द माइलिन शीथ, यानी कि क्या है ये एक फैटी सब्सटेंस की लेयर है, ठीक है। ये जो माइलिन शीथ है इनके बीच में कुछ जगहें मिलती हैं ऐसे, ओके। बिटवीन द टू माइलिन शीथ देयर इज अ जंक्शन व्हिच आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ रैनवियर। एक सिंगल है इसलिए नोड ऑफ रैनवियर, और इसके थ्रू ही क्या पास करता है? द नर्व इंपल्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में आपको नोड्स ऑफ रैनवियर मिलते हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं थर्ड आइटम की, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम याद आ रहा है? एग्जैक्टली, कॉर्पस कैलोसम वो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता था। इट वॉज बेसिकली अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। याद है हमने हमारे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में देखा था कि जब हम अपने सेरिब्रम को ना, अपने ब्रेन को ऐसे कोरोनल सेक्शन में काट के देखते हैं तो आपको एक डेंस थिक बैंड मिलता था नर्व फाइबर्स का या एक्सॉन्स का, और वो जोड़ के रखा है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को टुगेदर। हेंस ये कॉर्पस कैलोसम का क्या काम होगा भाई? टू जॉइन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो देखो यहाँ पर ए सेकंड से मैच हो रहा है, बी थर्ड से। बी थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है? देखो ऑप्शन ए में एंड बी में, डी में नहीं हो रहा है, वी विल हैव टू एलिमिनेट इट। सी वाला मैंने बताया फर्स्ट से मैच करेगा, तो देखो सी फर्स्ट से ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा।
while option A eliminated. तो देखो लास्ट लेम देखते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर हम बात करें बच्चों, तो याद होगा आप सभी को, आपको ऐसे 4 लोब्ड, है ना, 4 लोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता था एट द डॉर्सल साइड ऑफ द मिड ब्रेन, और वो जो 4 लोब्ड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी कि ये मिड ब्रेन का ही हिस्सा है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल साइड से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर D4 से मैच कर रहा है एंड इवेंचुअली हमने देख ही लिया बाकी के सारे पार्ट्स करेक्टली मैच है ही ऑप्शन बी में, सो द राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन बी। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 3 की ओर। द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ अ नर्व इंपल्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो बच्चों एक नर्व इंपल्स के जनरेशन और कंडक्शन के दौरान होने वाली इवेंट्स आपको यहाँ पर कुछ मेंशन दे रखे हैं, ओके, और आपको इन इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। इवेंट देख लेते हैं। इवेंट्स आर लेबल्ड A to E। तो देखो यहाँ पर पहला इवेंट है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सोलेमा, ओके। एक्सोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, ठीक है, न्यूरॉन के एक्सॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है। रेस्टोरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वापस से रेस्टोर होना, ठीक है। फिर उसके बाद C इज इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी फॉर पोटेशियम आयंस, तो पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन की क्या होना, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी बढ़ जाना। फिर उसके बाद D इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक साइट पे थ्रेशोल्ड यानी कि मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस का रीच करना। एंड E वाला है इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी फॉर द सोडियम आयंस, ओके। तो यहां पर जल्दी से हम सारे इवेंट्स को करेक्टली अरेंज करते हैं। अगर आपको नर्व इंपल्स का कंडक्शन जनरेशन प्रोसेस याद है तो आप इजीली कर पाओगे, तो रिकॉल करते हैं। चलो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको इसको एक साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सो इमेजिन ऐसे करो, मैं काम करता हूं, स्पेशल कलर्स ले लेता हूं। सो इमेजिन मैं एक टाइप की मेम्ब्रेन दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। आपको पता है ना, रेस्टिंग स्टेट में किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहर सोडियम आयन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बाहर की साइड यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वाली साइड पे मेम्ब्रेन का जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव रहेगा, और अंदर की तरफ क्योंकि पोटेशियम आयन का चार्ज ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इनसाइड द मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर क्या ज्यादा है, पोटेशियम आयन ज्यादा है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यानी कि इन दी एक्सोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये पोलैरिटी मेंटेन है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ये मेम्ब्रेन कैसी है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, बिकॉज यहाँ पर 2 पोल्स जनरेटेड है, पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला। अब इमेजिन करते हैं यहाँ पर आता है एक स्टिमुलस, तो स्टिमुलस को दिखाते हैं लेट्स सपोज विद दिस ग्रीन कलर। तो एक स्टिमुलस आता है एट दिस साइट, ठीक है, इस साइड पे एक स्टिमुलस आएगा, एंड नाउ दिस स्टिमुलस इज गोइंग टू पोजेस अ स्ट्रेंथ, जो कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक्साइट करने के लिए इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। सो जैसे ही एक स्टिमुलस थ्रेशोल्ड वैल्यू का रीच करता है इस साइट पे, व्हाट हैपेंस, सोचो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी फॉर सोडियम आयन वो इंक्रीज कर जाएगी, मेम्ब्रेन की क्या होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो इनवर्ड मूव करेंगे बाहर से। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ओवर हियर, पे अटेंशन। तो जिस साइड पे स्टिमुलस रिसीव हुआ था वहां पर से सोडियम आयन से इनवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन उस साइड पे बढ़ जाएगा, कहां, इनसाइड द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अब इस साइड पे जहां पर स्टिमुलस आया था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इनसाइड, और क्योंकि सोडियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे वो इस साइड से लूज हुए थे, इसीलिए यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन की वजह से एक नेट चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। सो देखो इस साइड पे क्या हुई, पोलैरिटी चेंज हुई जिस दर पर स्टिमुलस रीच किया था, राइट। सो बाकी के वही साइड्स पर सेम रहने वाला है, समथिंग लाइक दिस। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सोडियम के जो गेट्स हैं, सोडियम चैनल्स ओपन्स, ठीक है। तो सोडियम चैनल्स ओपन की वजह से यहां पर क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड डीपोलराइजेशन। क्या बुलाते हैं इसको हम, वी कॉल इट डीपोलराइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। फिर क्या होने वाला है, देखो डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा,
अब यहां पर ये जो वेव जनरेट हुई है, देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए हैं। अब देखो इन पॉजिटिवली चार्ज रीजन के बगल वाला जो रीजन है वो नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली बाहर की तरफ भी देखो इन पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन के बगल में नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लगेंगे ना, एक लोकलाइज करंट सेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल टेंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यानी कि ये जो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दे विल टेंड टू मूव टू दिस डायरेक्शन, राइट, सिमिलरली लाइक दिस। और यहां वाले जो चार्जेस हैं वो इधर मूव करेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करने लगेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोप्लाज्म, और उसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा यहां पर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सो ओवर हियर यू विल फाइंड एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। और इसी टाइम पे, क्योंकि जब चार्जेस का एक्चुअली मूवमेंट होना है उस समय क्या हो रहा होगा, जो सोडियम चैनल्स पिछले केस में ओपन हुए थे वो बंद होंगे और इस बारी पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम आयंस बाहर पंप होंगे, जिसकी वजह से अंदर का जो चार्ज है वो वापस से पॉजिटिव कम हो जाएगा ना, लेस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वहां पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिस जगह से ये वेव आगे मूव कर रही है। तो देखो अब क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेज में, यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, कि क्योंकि यहां से सोडियम के बाद अब पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कम पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये वापस से नेगेटिवली चार्ज थी, नेट चार्ज नेगेटिव चार्ज पोजेस करेगा। और बाकी आपको पता ही अब आगे वाले रीजन में क्या पहुंच गई हमारी वेव पहुंच गई है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड वापस से उस जगह पर जो नेक्स्ट रीजन है वो अभी भी अनएक्साइटेड ही है, तो अभी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल इस जगह पर रीच किया है एंड दिस साइकिल बेसिकली गोज ऑन कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जिस जगह पर एक्चुअली स्टिमुलस रिसीव हुआ था वहां पर पोलैरिटी वापस से सेम मेंटेन हो गई जैसे ओरिजिनली थी। देखो इस साइड पे बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव था, जो कि यहां पर वापस से रीस्टोर हो गया है। दैट मींस पोलैरिटी हैज बीन रीस्टोर्ड, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बुलाएंगे, रीपोलराइजेशन। और ये तब पॉसिबल है जब पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो जाएं। तो यहां पर पोटेशियम चैनल्स ओपन, राइट। तो अगर हम इवेंट्स को करेक्टली यहां पर प्लेस करने की कोशिश करें तो हाउ आर वी गोइंग टू अरेंज देम। सबसे पहले देखते हैं एक एक करके पार्ट्स को। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नर्व इंपल्स जनरेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो पहुंचना चाहिए एट द साइट ऑन दी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे स्टिमुलस रिसीव हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट तो डी ही होगा। तो डी देखो कहां पर है, स्टार्टिंग में ऑप्शन ए में एंड सी में, वाइल बी एंड डी में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी एंड डी मस्ट बी एलिमिनेटेड एट द बिगिनिंग इटसेल्फ। फिर क्या होने वाला है, जैसे ही स्टिमुलस पहुंचेगा तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी ना सोडियम आयंस के लिए, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी देखने को मिलेगी फॉर दी सोडियम आयंस सेकंड इवेंट में। तो डी के बाद आना चाहिए ई, जो कि दोनों में ही दिख रहा है ओवर हियर आल्सो, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जनरेट होना चाहिए एक एक्शन पोटेंशियल। पोलैरिटी चेंज हुई ना, पोलैरिटी चेंज हुई तो जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी चेंज हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चेंज हो जाएगा। सो वो एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। सो नेक्स्ट इवेंट में क्या होना चाहिए, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सोलेम। सो डीई के बाद क्या आना चाहिए, ए। सो ओवर हियर इट इज, बट ऑप्शन सी में नहीं है, इसीलिए इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड फाइनली अब क्या होने वाला है, देखो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो उस साइड जहां पर स्टिमुलस रिसीव हुआ था वहां पर अब सोडियम चैनल्स बंद होकर पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। मतलब मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है फॉर पोटेशियम आयंस वो ओपन या फिर इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन अंदर से अब बाहर जाएंगे और अंदर का जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज हुआ था ना उसको वापस से कम करके नेगेटिव कर देगा और पोलैरिटी जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वापस से रीस्टोर हो जाएगी। सो इंक्रीज परमिएबिलिटी फॉर द पोटेशियम आयन मस्ट बी द नेक्स्ट इवेंट, जो कि होना चाहिए द सी। एंड उसके बाद फाइनली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यानी कि मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी थी वो वापस से रीस्टोर हो जाएगी, ब्रिंगिंग बैक द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो लास्ट इवेंट होना चाहिए द B1। और इसी तरह से आप देखोगे इस ऑर्डर में ही ये सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑकर करेंगे इन द जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। और इसी वजह से हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, hence it would be the right answer. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं towards problem 4. The question says the sodium pumps restore the resting membrane potential by pumping. तो बच्चों इनमें से किन को पंप करके
जो सोडियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस से रिस्टोर कर लेते हैं। तो इनमें से किसको पंप करके वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर करेंगे? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। ऑप्शन ए सेज 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनवर्ड्स, या फिर 3 पोटेशियम आयंस आउटवर्ड फॉर 2 सोडियम आयंस इनवर्ड्स, या फिर 3 सोडियम आयंस इनवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम आयंस आउटवर्ड्स, या फिर 3 पोटेशियम आयन इनवर्ड्स फॉर 2 सोडियम आयंस आउटवर्ड्स। ठीक है, तो चलो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस आउट। तो आप सभी को अगर आपने कॉन्सेप्ट अराउंड देखा हुआ है तो आपको चीजें क्लियरली याद होंगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं याद आ रहा है तो रिकॉल करवा देता हूं। देखो, याद करो मैंने बताया था एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अलोंग आपको कुछ प्रोटीन चैनल्स मिलते हैं। ओके, सो यहां पर ना मैं वो प्रोटीन चैनल्स को बना देता हूं। सो लेट अस सपोज ये एक प्रोटीन चैनल मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज वन प्रोटीन चैनल, दिस इज अनदर प्रोटीन चैनल, और ये एक स्पेशल प्रोटीन चैनल मैंने बना रखा है जिसे हम बुलाएंगे द सोडियम पंप। और ये सब कहां प्रेजेंट है? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन को मैंने स्पेशली ड्रॉ करके नहीं बताया है कि लिपिड बाइलेयर, नहीं तो आप खुद भी इस तरीके से बना सकते हो कि ये लिपिड बाइलेयर है, ऐसे। ठीक है, वो आप खुद बना सकते हो। अब देखो यहां पर ये जो 2 चैनल्स मैंने दिखाए हैं ना, दीज चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। सो इन 2 चैनल्स को हम बुलाते हैं द लीक चैनल्स। क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम द लीक चैनल्स। दे आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, एक चैनल सोडियम आयंस के लिए है और दूसरा चैनल जो है वो पोटेशियम आयन के लिए। अब आपको मैंने बताया था, इमेजिन करो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वाला हिस्सा। यहां मेंशन कर लेता हूं कि यहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और यहां पर एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी कि द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, सो मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर का डिफरेंस देखो। बाहर की तरफ मैंने बता रखा है कि हमेशा मोर कॉन्सेंट्रेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम आयंस। तो यहां पर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे? सोडियम आयंस। और अंदर की तरफ मोर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम आयंस। ठीक है, ऐसे समझो। सो एक बात आपको समझनी है, क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम आयंस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है। मतलब एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, राइट? तो मूवमेंट पॉसिबल होता है ना। आपने पढ़ा है डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है? डिफ्यूजन के टाइम जो भी सब्सटेंस है वो अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ जाएगा। तो क्योंकि यहां पर डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, तो सोडियम आयन जो है इन सोडियम चैनल्स के थ्रू अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करते रहते हैं, राइट? आते रहते हैं। और सिंस मैंने बताया अंदर पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर कम है, तो बाहर की तरफ ही इनका मूवमेंट होगा, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन यहां है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है। तो इन पोटेशियम चैनल्स के थ्रू जो पोटेशियम आयंस है ना वो बाहर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब जब एक एक्सॉन या न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, वो कंडक्शन नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे आप देखोगे जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है फॉर द पोटेशियम आयंस वो ज्यादा होती है। मतलब अगर यहां पर 2 सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं ना, तो उसके बदले 3 पोटेशियम बाहर जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इन इफ यू कंपेयर द नंबर्स, तो द नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस लॉस्ट फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म are going to be more when compared to the number of sodium ions which are compensating for the incoming, right? Which are compensating by coming inside the exoplasm. तो आपको दिख रहा है पोटेशियम आयन जो है वो लूज होते रह रहे हैं। अब सोचो, कम नंबर ऑफ सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, उसके बदले ज्यादा नंबर ऑफ पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आयंस का डिसबैलेंस हो सकता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए क्या चाहिए? एक सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए, राइट? रिमेंबर दिस वाज द पोटेशियम चैनल, ठीक है? और सिंस ये हमेशा ओपन रहेंगे इसलिए इनको हम लीक चैनल्स बनाएंगे, बट ये वाला स्पेशल केस है। दिस इज, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी स्पेस बनाने के लिए ना इस पोर्शन को रब करके नीचे लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां मैंने एक्सोप्लाज्म दिखा रखा है, ये आप समझ जाओ ना। देखो ये क्या है मेरा? सोडियम पंप। दिस इज माय सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या करेगा? सो दिस इज सोडियम पंप है, तो मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोटीन है।
ठीक है, तो दिस इज सोडियम पंप। अब ये क्या करेगा, एक एटीपी को तोड़ेगा और एडीपी में कन्वर्ट करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा। एनर्जी जो रिलीज होगी इसकी मदद से ये क्या करेगा, पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आएगा और सोडियम आयंस को बाहर भेजेगा। तो ये कैसे करेगा, देखो ये क्या करता है, 3 सोडियम को अंदर से बाहर ले जाएगा और उसके बदले 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लाता है। और इस तरीके से जो धीरे धीरे इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन बाहर ज्यादा होने लगा था ना, उसको वापस से कम करके अंदर की तरफ बढ़ा देगा। और जो अंदर की तरफ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा था इन लीक चैनल की वजह से, वो उसको वापस बाहर भेज के कॉन्सेंट्रेशन को वापस से मेंटेन कर देगा। तो रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन करता है, सोडियम पंप। कैसे करता है, बाय सेंडिंग आउट the 3 sodium ions outward and bringing in 2 potassium ions inward। तो यहां पर पहचानो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। सो यहां बोला जा रहा है, देखो इट इज गोइंग टू पंप 3 sodium outwards for 2 potassium ions inwards and this is what we actually mean, है ना। तो यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, बाकी सब यहाँ पर रॉन्ग है बच्चों। सो हेंस द राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन ए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट and the question is very clear to all of you। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम 5 पर, which is a very very easy question। आइए देखते हैं what does this question say। The question tells us the chemicals which are released at the synaptic junction are called। तो synaptic junction पे रिलीज होने वाले जो केमिकल्स हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हॉर्मोन्स, ऑप्शन बी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन सी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या ऑप्शन डी द कीमोट्रांसमीटर्स। एंड यू नो वेरी वेल उन केमिकल्स को हम क्या बुलाएंगे, वी कॉल देम द न्यूरोट्रांसमीटर्स। याद है ना। सो अगर इमेजिन करो दिस इज वन एक्सॉन टर्मिनल, ये जाके एंड ओपन होता है इनटू अ बल्बस स्ट्रक्चर, राइट, जिसे हम साइनेप्टिक नॉब बुलाते हैं। और आप देखोगे इस साइनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होती हैं, राइट, वो फ्यूज करेंगी और वो अपने साथ कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देती हैं। तो इस तरीके से देखो इनकी फ्यूजन दिखाया हुआ है और ये एक्चुअली साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दीज केमिकल्स, जिनको कि हम पहले वाले डायग्राम में भी देख चुके हैं पहले क्वेश्चन के। तो दीज आर दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है ना। और आपको पता है ये जो केमिकल्स हैं वो कहां रिलीज होंगे, एट दी स्पेस बिटवीन द axon of the first neuron and the dendrite of the second neuron। तो यहां पर क्या होगा, these chemicals are released out in this space and this space was called synaptic cleft, ठीक है। So over here the right answer in this case must be definitely option B, neurotransmitters। और कुछ एग्जांपल्स अगर आपको पूछा जाए न्यूरोट्रांसमीटर्स के तो कौन कौन से बताओगे, you can say acetylcholine है, adrenaline है, dopamine है, all these are going to be examples of the neurotransmitters। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम 6 की ओर। The question says during the propagation of a nerve impulse an action potential is generated due to the movement of। तो बच्चों आपको बताना है कि एक नर्व इंपल्स का जब प्रोपगेशन होता है, कंडक्शन होता है, तो एक एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इनमें से किसके मूवमेंट की वजह से रादर। सो ऑप्शन ए सेज पोटेशियम आयंस फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, या फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, या फिर पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से फ्रॉम द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, या फिर सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो आपको पता है एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। आपको पता है नॉर्मली मेम्ब्रेन कैसी रहती है, पोलराइज रहेगी। तो यहां पर याद करो मैंने वो सारा इवेंट पहले भी बता रखा है। तो इमेजिन ये हमारा एक्सॉन है, राइट, एक्सॉन, और एक्सॉन की मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड पे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस की वजह से। यहाँ पर सोडियम आयंस जो है वो ज्यादा होंगे, राइट, और अंदर की तरफ क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है, ओके। और यहां ऐसा क्यों है, बिकॉज देयर इज मोर ऑफ पोटेशियम आयंस इनसाइड। बट कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स भी होते हैं, राइट, विच आर नेगेटिव, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव नेट नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो जब भी एक स्टिमुलस रिसीव होगा ना, स्टिमुलस रिसीव होने की वजह से क्या होता है, जिस साइड पे स्टिमुलस रिसीव होगा उस जगह पर जो सोडियम के वोल्टेज वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम आयंस वो इंक्रीज कर जाती है
उन चैनल्स के ओपनिंग की वजह से, और सोडियम आयन जो है वो बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से एक्सोप्लाज्म यानी कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में मूव कर जाएंगे और यहां पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. सो व्हाट इज गोइंग टू बेसिकली हैपन इज दी सोडियम आयंस विल टेंड टू मूव इन, और उसकी वजह से जिस जगह पर रिसेप्शन हुआ था स्टिमुलस का उस जगह पर यू विल फाइंड पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. तो यहां पर अब ज्यादा सोडियम आयंस आने की वजह से यहां पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा उस लोकलाइज्ड रीजन में, बाकी सभी जगह नेगेटिव ही रहेगा. राइट, यहां पर भी आप नेगेटिव ही कह लो, बाहर की तरफ तो यहां पॉजिटिव रहेगा ही और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस जगह पर क्या हुआ है, पोलैरिटी हैज बीन रिवर्स्ड एंड दिस इज कॉल्ड depolarization. एंड नाउ दिस वेव ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि इनवर्ड आई है, अब ये वापस से रिवर्स होगी, बट उससे पहले इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम ये एक जगह से दूसरी साइड पे, यानी कि अगर इस साइड पे अगर रिसीव हुई थी एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट हुआ था, तो अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड करंट. तो वो एक साइड से दूसरी साइड पे चलता जाएगा और आपको पता है इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है वो नर्व इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सन. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपने देखा कि यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो तब हुआ है जब डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन होता है बाय द inward movement of the sodium ions from the extracellular fluid. तो extracellular fluid से sodium ions will move inwards into the intracellular fluid. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को बता रहा है? It is definitely option B that says sodium ions from the extracellular fluid will move inwards into the intracellular fluid. Hence our right answer in this case must be the option B. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं problem 7 पर. The question says the Nissls granules are dash and are present in all the parts of the neuron except. तो बच्चों नेसल ग्रैन्यूल जो हैं वो आखिरकार क्या हैं, और वो सभी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के एक्सेप्ट एक जगह पर, कहां पर. सो आपको ऑप्शन दे रखे हैं गोल्जी बॉडीज एंड एक्सॉन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स विथ अलोंग विद डेंड्राइट्स, या फिर गोल्जी बॉडीज एंड डेंड्राइट्स, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स एंड एक्सॉन. तो चलो बताओ यहाँ पर कैसे फिलिंग करनी चाहिए. तो आप सभी को एक चीज याद होगी बच्चों, जो नेसल ग्रैन्यूल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, इन द सेल बॉडी एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन. याद है ना. तो अगर इमेजिन ये मैंने ड्रॉ कर लेना है दी डेंड्राइट्स एंड दी साइटोन. राइट, सो दिस इज माय साइटोन. इस साइटोन के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा. राइट, और कुछ आपको ऐसे फ्लोटिंग यहाँ पर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं जो कि इवन प्रेजेंट होते हैं इन द डेंड्राइट्स. तो इनको ही हम क्या बुलाते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम द Nissls granules. एंड ये एक्चुअली कुछ नहीं थे, दे वर पीसेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ सम फ्री राइबोसोम्स. तो यहां पर राइबोसोम्स भी होंगे. So these are rough endoplasmic reticulum with ribosomes. But ये कहाँ का प्रेजेंट है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में. बट अगर हम बात करें एक्सॉन की जो कि लॉन्गेस्ट प्रोसेस है एक न्यूरॉन की, इसमें आपको Nissls granules नहीं मिलते हैं. तो एक्सॉन does not have Nissls granules. ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा इन दिस केस कौन सा होना चाहिए, option D, rough endoplasmic reticulum with ribosomes is going to be placed here and the axon is going to be the second part except axon. So right answer option D होगा. I hope this question is very clear. तो बच्चों next we have is problem 8 that says read the statements given below. तो बच्चों ये statement based question है जिसमें आपको दो statement दे रखी हैं जिनको आपको read करने के बाद carefully बताना है कौन सी statement correct है और कौन सी incorrect है. चलो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बोला जा रहा है. इट सेज द इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन और स्लोअर विद रिस्पेक्ट टू अ केमिकल साइनैप्स. तो बच्चों बोला जा रहा है कि जब भी इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो भी अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, वो कंपैरेटिवली स्लो होगा व्हेन वी टॉक और व्हेन वी कंपेयर इट विद द केमिकल साइनैप्स. क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? सोचो, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस के केस में क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स है ना वो इतने पास होंगे सच दैट उनके बीच में जो नर्व का गैप है, जो न्यूरॉन्स का गैप है ना, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा. इस वजह से जो नर्व का कंडक्शन होता है या नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है वो एज इन सिमिलर माना जाता है लाइक द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स अलोंग द एक्सॉन.
तो मतलब वो इतनी छोटी सी स्पेस है ना कि इजीली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जंप करके नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। तो रादर अगर क्योंकि इतने पास न्यूरॉन्स हैं तो कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है ना उनके लिए, इसीलिए जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन है अलोंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से क्योंकि होता है, इट इज अ फास्टर प्रोसेस। बट यहां बोला जा रहा है कि इट इज रादर स्लोअर व्हेन कंपेयर टू दी केमिकल साइनेप्स, जो कि रॉन्ग है। केमिकल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है एज केमिकल सिग्नल्स, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे अगले वाले न्यूरॉन्स में, सो दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रिमेंबर, द इंपल्स ट्रांसमिशन अलोंग दी और अक्रॉस दी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो कंपैरेटिवली वेरी फास्ट होता है व्हेन वी टॉक ऑफ द केमिकल साइनेप्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कंपैरेटिवली फास्टर, नॉट स्लोअर। फाइन, बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। व्हाट डज इट से? इट सेज at electrical synapses the membranes of the pre and the post synaptic neurons are in very close proximity, which is very very true. electrical synapses में जो pre and post synaptic neurons हैं उन दोनों की membranes बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करती हैं, बहुत ही क्लोज लाई करती हैं, जिसकी वजह से ही हम इतना क्लोज लाई करती हैं कि इनके बीच का जो स्पेस है वो 0.2 नैनोमीटर्स की रेंज का होता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर नर्व कंडक्शन बहुत फास्ट है, राइट। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है बच्चों, हेंस हम कह सकते हैं ये वाली ट्रू है। सो आप बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अब इस केस में, जिसमें बोला जा रहा होगा स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट एंड द सेकंड वन टू बी करेक्ट। सो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट होगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। sorry statement 1 is incorrect rather, okay। so यहाँ पर statement 1 is incorrect, so हमारा option C correct होगा बच्चों, that means this one, statement 1 is incorrect but the statement 2 is correct, so the right answer in this case must be definitely option C। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं towards the problem 9। the question says which of the following statements about the midbrain is not true। तो मिड ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इन ऑप्शंस ए टू डी एंड वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन जिसमें कि इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट बताई जा रही है मिड ब्रेन से रिलेटेड। चलो स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। इट सेज मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड द पोन्स, व्हिच इज परफेक्टली करेक्ट बच्चों। आपको याद होगा ना, अगर नहीं भी याद आ रहा चलो मैं मिड ब्रेन का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको चीजें बता देता हूँ वापस से। सो इमेजिन करो यहाँ पर सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द थैलेमस। तो दिस इज द थैलेमस बच्चों, ठीक है। अब थैलेमस, अच्छा, और यहां पे ना पीछे की तरफ मैंने ये पीनियल ग्लैंड भी शो कर लेना है, दिस इज द पीनियल ग्लैंड फॉर योर रेफरेंस। फाइन, ओके। अब देखो ये जो है कहां प्रेजेंट है, किस तरीके से, अभी इसके लिए ना पूरा डायग्राम ही मेरे को बनाना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट डायग्राम फर्स्टली। तो यहां पर ना आपको कुछ ऐसी 4 स्वेलिंग्स में दिखा दूं तो आपको कुछ ऐसी स्वेलिंग्स मिलेंगी, राइट। ओके, देयर इज अ डक्ट ओवर हियर, कुछ इस तरीके से, जिसको कि मैं सेक्शन में ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। एंड यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, समथिंग कुछ आपको यहां पर ऐसा नजर आएगा। सो दिस इज वन स्ट्रक्चर जो कि घूम के यहां से ऐसे आ रहा है। एक्चुअली दिस इज द पोन्स, ओके, दिस इज द पोन्स वेरोलाई जो कि हमें यहां पर शो करना था, एंड यहीं से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सी, सो नाउ पे अटेंशन, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द पोन्स फेरोलाई, विच यू ऑल नो इज द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन, है ना। और यहां पर ये मैंने बताया है द थैलेमस, थैलेमस जो कि पार्ट है आपके फोर ब्रेन का, है ना, ठीक है। अब ये जो थैलेमस एंड पोन्स है इसके बीच में देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली लाया करेगा विथ अनदर कंपाउंड स्ट्रक्चर, जो कि देखो मैं यहां पर ऐसे दिखा देता हूं, a structure which is something like this. This represents the cerebral peduncle. इसको ना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक और दूसरे कलर से ऐसे शो कर देता हूं, this structure, ये cerebral peduncle है, और along with these 4 swellings and this cerebral peduncle form होता है the मिड ब्रेन। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ना, इसके लिए मैं लेबलिंग्स कर देता हूं। ये जो 4 स्वेलिंग्स नजर आती हैं, दीज आर कॉल्ड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इन्हें हम क्या बुलाते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एंड यहां पर ये जो दिखाया जा रहा है, दीज आर दी सेरिब्रल पेडंकल्स,
एंड ये दोनों स्ट्रक्चर्स ही मिलके बना रहे हैं द मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन किसके बीच में लाया कर रहे हैं, देखो थैलेमस और पॉन्स के बीच में, इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ट्रू स्टेटमेंट है तो हेंस हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वन विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट की, दैट सेज अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, विच इज डेफिनेटली ट्रू। जो कैनाल जो है इस तरीके से पास कर रही है थ्रू द सेरिब्रल दिस व्हाट वी से मिड ब्रेन, इट्स कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट एक कैनाल है, ओके, और ये आपको पीछे से दिखाई दे रही है डॉर्सल साइड से, ठीक है, तो ये पीछे की तरफ दिखेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट, विच इज परफेक्टली करेक्ट, हेंस इसको भी एलिमिनेट कर दो। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन जो है वो फॉर्म करता है द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, विच इज ट्रू। ब्रेन स्टेम जो स्टॉक वाला पोर्शन होता है ब्रेन का, उसमें मिड ब्रेन एक कंपोनेंट है अलॉन्ग विद द पॉन्स एंड द मेडुला, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, हेंस इसको भी कर दो एलिमिनेट। तो ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट स्टेटमेंट, विच इज the ventral portion of the midbrain consists of the 4 round swellings called the corpora quadrigemina, which is wrong बच्चों, you know very well। ये जो आपको 4 round swellings मिल रही हैं, ये एक्चुअली डॉर्सल व्यू है पीछे से देखने पर, है ना। तो ये पीछे से देखने वाला जो व्यू है उसमें आपको ये 4 swellings मिलती हैं corpora quadrigemina, okay, not over here। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेंट्रल नहीं होना चाहिए था, it should have been dorsal। तो इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, और इसी वजह से दिस इज गोइंग टू बी अवर राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज यहां पर वेंट्रल की जगह क्या आना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन द वर्ड डॉर्सल, ठीक है। तो आपको यहां पर ये 4 जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले कहलाते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलाई और नीचे वाले इंफीरियर कॉलिक्युलाई, और एक तरफ का जो सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्युलस है उनको मिला के बनाता है कॉर्पोरा बाइजेमिना। अब यहाँ पर 2 बाइजेमिना है, इसलिए वी कॉल इट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रा मीन्स 4। सो हेंस यहाँ पर ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड दी प्रॉब्लम 10, दैट सेज Which of the following is not the part of brainstem? बहुत इजी क्वेश्चन, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बताया मैंने। सो ब्रेन स्टेम का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता है, कौन सा पार्ट? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी पॉन्स विरोलाई, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर ऑप्शन डी द मिड ब्रेन। एंड यू नो वेरी वेल, ये तीनों की तीनों तो पार्ट हैं भाई ब्रेन स्टेम के, जो नहीं है दैट इज गोइंग टू बी द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये स्टॉक वाला पोर्शन ब्रेन का फॉर्म नहीं करता है, एक्सेप्ट फॉर दीज 3, पॉन्स विरोलाई, medulla oblongata and the midbrain. Together these structures together contribute the stalk of the brain, hence called the brain stem. So bachcho, let us see our problem 11 now. The question says read the following statements and select the correct set from the options that follow. तो बच्चों आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 1 से 4 तक, आपको उन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद केयरफुली बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, उनके सेट को, जो भी सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको फाइंड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस व्हिच आर गिवन बिलो, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, दैट सेज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स द ग्रेइश अपीयरेंस इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स कॉल्ड गायराई एंड सल्साई। सो बात हो रही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बच्चों, यानी कि सेरिब्रम का बाहरी वाला रीजन। तो आपको पता है ना, जो सेरिब्रम का बाहर वाला रीजन होता है वो सेल बॉडीज से मिलकर बनता है जो कि ग्रेइश अपीयर करती हैं, राइट। और वो स्ट्रक्चर जो है सेरिब्रम का, इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ नहीं है, उसका सर्फेस स्मूथ नहीं है, वो थ्रोन होता है टू नंबर ऑफ फोल्ड्स, और वो जो फोल्ड्स हैं उनमें कुछ आपको रिजेस मिलेंगी विच आर कॉल्ड गायराई, कुछ डिप्रेशन या ग्रूव्स मिलेंगी जिन्हें हम सल्साई बुलाते हैं। सो वो जो एक्चुअली सर्फेस हो रहा है ना, जो लेयर ऑफ सेल्स हैं जो कि सेरिब्रम का सर्फेस बना रही हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रे मैटर, है ना, बिकॉज उनमें न्यूरॉन्स की सिर्फ सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स और साइटॉन्स के साथ प्रेजेंट होता है दी ग्रे मैटर बेसिकली, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, जिसका सर्फेस जो है वो अनइवन है एंड इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स लाइक गायरा एंड सल्साई के फॉर्म में, विच इज ट्रू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बात खत्म हो गई इस क्वेश्चन के, इस स्टेटमेंट की रादर। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इट सेज कॉन्सेंट्रेटेड सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स गिव ग्रे कलर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको सेल बॉडीज ना कॉन्सेंट्रेटेड नजर आती हैं, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस ग्रे कलर का नजर आता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी वही डेफिनेटली ट्रू है। ये तो आप जानते हो ना कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर से मिलकर बनता है, मतलब कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स यानी कि सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के या फिर एक्सॉन से मिलकर, राइट, ठीक है, ये भी ट्रू है। बात करते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट के। इट सेज फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स कवर्ड विथ माइलिन शीथ constitute the inner part of the cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere का जो inner part है which is called the medulla, वो fibers से मिलके बना होता है which is present along with the, मतलब जिसके ऊपर present क्या होती है, myelin sheath,
और माइलिन शीथ बीइंग अ फैटी सब्सटेंस व्हाइटिश अपीयर करता है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो व्हाइटिश नजर आएगा, राइट। तो वो फॉर्म करेगा द मिडिल पार्ट। एंड डेफिनेटली जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो सेंट्रल रीजन है, जैसे मेडुला बुलाते हैं, वो व्हाइट मैटर यानी कि उन एक्सॉन से मिलकर बना होता है जिनकी एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है भाई, टिक लगा लिया। एंड लास्टली बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, दैट सेज सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड मेडुला। तो जो सेरिब्रम है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, क्या वो रैप्ड होता है अराउंड अ स्ट्रक्चर जिसे हम मेडुला बुलाते हैं? तो क्या मेडुला नाम का स्ट्रक्चर रैप करके रखता है सेरिब्रम को? डेफिनेटली नॉट, राइट, बिकॉज रादर जो सेरिब्रम है वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि वो मेडुला को ढांक के रखा हुआ है, राइट, मिड ब्रेन तक को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। सो हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो जो करेक्ट सेट्स थे स्टेटमेंट का भाई कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से। तो कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को करेक्ट बताया जा रहा है? इट इज द ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 12। The question says the parts of the human brain which regulate sexual behavior, expression of emotions like excitement, pleasure, rage, fear, etc. are. So बच्चों आपको बताना है ह्यूमन ब्रेन का कौन से वो पार्ट्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कुछ बिहेवियर्स को, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर हो गया या फिर इमोशंस का एक्सप्रेशन। कौन कौन से इमोशन, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर वगैरह होना, डर लगना, एंड रेज वगैरह, मतलब आई मीन रेज वगैरह होना, एंगर आना बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आखिरकार हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉर्पोरा, quadrigemina and hippocampus, option B brainstem and the epithalamus, option C corpus callosum and the thalamus, या फिर option D limbic system and hypothalamus। तो याद करो मैंने आपको इसके बारे में बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था हमारे फोर ब्रेन के अंदर कुछ डीपर पार्ट्स में कुछ हिस्से मिले हुए हैं, और डीपर पार्ट्स में प्रेजेंट एक स्पेशल पार्ट होता है ब्रेन का विच इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब बुलाते हैं, या जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी बुलाते हैं। ये अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस कॉन्स्टिट्यूट करता है और रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट इमोशंस को, सेक्सुअल बिहेवियर को, एंड इवन मोटिवेशन को, राइट। तो लिम्बिक सिस्टम विच इज द इमोशनल ब्रेन अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस विल रेगुलेट ऑल दीज इमोशंस। हेंस आवर राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम 13। द क्वेश्चन सेज व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन द लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स अल्कोहल। सो आपने भी नोटिस किया होगा जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो लूज कर देते हैं देयर कंट्रोल ओवर देयर बिहेवियर या फिर एक्शंस पर, राइट। तो और इवन आपने देखा होगा कि वो ना अक्सर ही अल्कोहल कंजम्पशन के बाद क्लमज़िली वॉक करते हैं, दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देमसेल्व्स। ऐसा क्यों होता है? तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो जाता है अल्कोहल कंजम्पशन से? ऑप्शन है, ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पॉन्स विरुलाई, या फिर ऑप्शन डी द सेरिबेलम। एंड यू नो वेरी वेल द राइट आंसर इन दिस केस, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट एडॉन में भी इस बारे पे मैंने इसका जिक्र किया था कि जो सेरिबेलम होता है ना, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड द लिटिल ब्रेन, ये हमारी बॉडी के जो वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, व्हाट डज इट कंट्रोल? देखो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे, कंट्रोल्स दी वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स। ना केवल ये कंट्रोल करेगा, इवन मैं कहूंगा ये कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी कि अलग अलग मसल्स को भी कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। सो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स दी वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स। अगर ये पार्ट पे जाके अल्कोहल जो है वो इन पे जाके अफेक्ट कर देता है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट हो जाए, मतलब उन पे जाके अल्कोहल मॉलिक्यूल जब बाइंड करेंगे तो सेरिबेलम की फंक्शनिंग जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, मस्कुलर मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन है, वो रेगुलर नहीं हो पाता है। इनफैक्ट ये भी मैंने बताया था, जो सेरिबेलम है वो हमारे बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। सो बॉडी पोस्चर में ये क्या लाता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दोनों ही चीज जब इफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अगर सेरिबेलम ही अफेक्ट हो जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो बॉडी पोस्चर जो है वो बैलेंस नहीं होगा, मस्कुलर मूवमेंट्स, कहीं पर इंसान चलना चाहेगा उसकी मसल जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से व्हाट हैपेंस, अ पर्सन वॉक्स क्लमज़िली, उसका कंट्रोल छूट जाता है उसके ऊपर से, उसके बिहेवियर पे से और उसके एक्शंस पे से। सो द राइट आंसर मस्ट बी हेंस ऑप्शन डी इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव इज प्रॉब्लम 14। द क्वेश्चन सेज द नर्व सेंटर्स which control the body temperature and the urge for eating are located in the
सो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो पार्ट है जिसके अंदर आपको ऐसे सेंटर्स मिलेंगे, नर्व सेंटर्स मिलेंगे जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर, यानी कि थर्मो रेगुलेशन करते हैं, और अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यानी कि थर्स्ट या फिर हंगर को भी कंट्रोल करते हैं। वो आखिरकार कहाँ प्रेजेंट है, इनमें से किस स्ट्रक्चर के अंदर वो नर्व सेंटर्स प्रेजेंट है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोन्स विरुलाई, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी थैलेमस, या फिर ऑप्शन डी द हाइपोथैलेमस। एंड आप सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो फॉर्म करता है द बेस और द फ्लोर ऑफ द थैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं द रिफ्लेक्स सेंटर्स या फिर द नर्व सेंटर्स, जो कि क्या करेंगे, वो हमारी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, और जो अर्ज होती है ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग के लिए, वो उसको क्रिएट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो यहीं पर मिलेंगे ये नर्व सेंटर्स। हेंस आवर राइट आंसर इन दिस केस मस्ट बी ऑप्शन डी। तो बच्चों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज सेशन एंड इट इज प्रॉब्लम 15। लेट्स सी क्या कह रही है ये प्रॉब्लम। The question says, in the central nervous system, the myelin sheath is formed by which of the following cells? So बच्चों, central nervous system जिसमें brain is going to be one of the component, आपको बताना है जो myelin sheath है वो आखिरकार इनमें से कौन से cells मिलके बनाते हैं। So option A Schwann cells, option B astrocytes, option C oligodendrocytes, या फिर option D microglia cells। तो ये बात मैंने आपको तब भी रिकॉल करवाई थी। देखो मैंने हमेशा बताया है, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जिसमें इवन ब्रेन आता है, जो माइलिन शीथ है वो प्रोड्यूस होती है बाय सम स्पेशलाइज्ड ग्लिया सेल्स और द ग्लू सेल्स, जिन्हें हम बुलाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। रिमेंबर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही थी। रिमेंबर यहाँ पर देखो ग्लिया सेल्स या फिर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो क्या कैसे नजर आएंगे? अगर सपोज ये एक न्यूरॉन है, ओके, और ये लेट सपोज ये दूसरे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, दो न्यूरॉन्स को ये क्या करते हैं, ग्लू करके रखते हैं टुगेदर। तो आप देखोगे आपको ना ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कि इस तरीके से ग्लू करके नजर आएंगे या ग्लू करते हुए नजर आएंगे दो न्यूरॉन्स को, और ये सेवरल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू बाकी और न्यूरॉन्स को भी जोड़ के रखते हैं। हेंस कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और ये वो सेल्स हैं जो कि श्वान सेल्स जो कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करेंगे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशली इन द ब्रेन। बट व्हेन आई टॉक ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो, अगर ये हमारा एक्सॉन है, राइट, सेल बॉडी, इसको हम रफली ऐसे बना लेते हैं। चलो, तो आप देखोगे यहां पर जो माइलिन शीथ मिलेगी, इस माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स है ना, वो इसी एक्सॉन के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे एंड दे विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये यहां पर है ना, इस तरीके से, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं इनका, एंड दीज आर कॉल्ड द श्वान सेल्स। So Schwann cells जो हैं वो बनाते हैं the myelin sheath in case of the peripheral nervous system, but specifically अगर हम बात कर रहे हैं central nervous system की, तो उसको produce करते हैं these oligodendrocytes. So hence our option C oligodendrocytes would be the right answer in this question. तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है the must practice question sessions from the chapter neural control and coordination. I hope इस सेशन के दौरान मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए वो सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।